सेकंड चैप्टर का हमारा थियरी पार्ट बचा हुआ है। उसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, एक 10-15 मिनट, और फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, ओके। नमन, बुक कंप्लीट है कि तेरी? बता। अरे ॲबसेंट होतो उरकटे, बाकी रो कधी लिखिला बचे नक्की सकाळी बताइला कंप्लीट करने। बुक कंप्लीट मेरे को कल तीनों के बुक चाहिए। और कौन एब्सेंट था? कोई नहीं ना, बाकी सबकी बुक कंप्लीट है ना? क्लास बुक भी और होम बुक। ओके। पहली बात तो हम क्लासेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, बराबर। अगर कोई एब्सेंट रहता है तो उसको वो रिकॉर्डिंग काम आती है, बराबर। मतलब तुम्हारा कोई क्लास मिस नहीं होता इस हिसाब से। वैसे तो मैं रोज़ ट्राई करता हूँ कि जो आज का लेक्चर हुआ है वो आज ही अपलोड होना चाहिए। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है वो, जो भी रिकॉर्डिंग होती है। हमारा 1 घंटा, ऑलमोस्ट 1 घंटे का लेक्चर होता है। उसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है। उसको पहले कॉम्प्रेस करो और फिर उसको अपने एप्लीकेशन पे, मेरा जो पोर्टल है एप्लीकेशन का, उस पर वो अपलोड करो। इसमें ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि लेक्चर अपलोड नहीं हुए हैं सेम डे, है ना। तो जितने भी लेक्चर्स, मतलब मैं ट्राई तो वैसे करूँगा अपलोड करने का, लेकिन अगर नहीं भी हुए तो भी उस वीक के लेक्चर्स सैटरडे संडे तक तुम्हारे एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर नहीं भी हो, तुमने देखे लेक्चर्स जितने अपलोड किए होते देखे? नहीं देखे सर। रिमार्क दे दीजिए आप। काय कर रिमार्क उधर से लिख के आता है लेक्चर, कौन से कभी का है नंबर दे रहा ना मैं, 1 2 3 4 5 6 वो तो 7। आ रहा है। फॉर एग्जांपल 1 महीने बाद अभी एग्जाम रहेगी तो अपने को रिवाइज करना रहेगा, तो अब किधर पूरा वो बोल रहा है कौन सा टॉपिक सीखा है, मेंशन करो। हां, ओपन नहीं किया है। एक सब अकाउंट्स लिखा है, अकाउंट्स भी लिखा है मैंने। टॉपिक लिखो, अबे नेम डालो उसके साथ। या फाइनल एग्जाम में दोबारा करना मुझे ये रोज प्रेजेंट रिवीजन। तुमको है ना रिवाइज करने के लिए लेक्चर देखने नहीं पड़ने वाले। रिवाइज करने के लिए ऐसे क्या पूरे साल के लेक्चर्स देखते बैठोगे क्या फाइनल एग्जाम के टाइम पे? पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम एग्ज़ाम के पहले रिवीजन वैसे भी करते हैं। कोई भी तुम्हारा यूनिट टेस्ट भी रहा तो भी रिवीजन होगा, टर्म एंड रहा तो भी रिवीजन होगा, और फाइनल एग्ज़ाम रहा तो भी अपना रिवीजन होता है। ठीक है, उसके पहले तुम्हारे टेस्ट होंगे। अभी तक तो सिलेबस स्टार्ट हुआ है, सिर्फ टेस्ट होंगे जो भी है ना। ऑब्जेक्टिव के टेस्ट कुछ एप्लीकेशन पेश होंगे, जो प्रैक्टिकल टेस्ट है वो यहाँ पे होंगे, न्यूमेरिकल वाले, बराबर। तो रिवीजन का टेंशन नहीं। ये क्यों, पहली बात तो फैसिलिटी दी जा रही है कि अगर किसी का मान लो स्किप हो गया लेक्चर, क्लास स्किप हो गया, तो उसके लिए तो मैं नंबर्स दे रहा हूँ। बहुत से बहुत इसके आगे से अपन ऐसे करेंगे कि डेट लिख देंगे उसके आगे। ठीक है, तो डेट वाइज तुमको वो करते आएगा। वो एक चीज़ अपन कर सकते हैं। चैप्टर का नाम भी लिख दूंगा लगा दो, और डेट लिख दूंगा। ठीक है, अभी जैसे अभी ये सेकंड चैप्टर होने दो, आज का एक लेक्चर जाने दो, फिर नेक्स्ट अपना जो जर्नल चैप्टर चालू होगा, तो जो भी लेक्चर अपलोड होंगे, जर्नल लेक्चर 1, जर्नल लेक्चर 2, ऐसा करेंगे अपन। आधी बात समझ में, तो उससे ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक है ना। चलो ठीक है, तो अगर नहीं आता है लेक्चर तो टेंशन नहीं है, लेक्चर नहीं आएगा ऐसा नहीं है, लेक्चर आ जाएगा, तुमको तुम्हारे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अभी ये बंदे को तो अपने को सबको पता है कौन ही है, इसके वजह से डेबिट क्रेडिट पढ़ रहे हैं अपन। लूका डी बार्गो पैसियो। तो इसने बनाया था ट्रेडिशनल अप्रोच, उसके बाद मॉडर्न अप्रोच बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो मॉडर्न अप्रोच भी पिक्चर में आया, जो डेबिट और क्रेडिट की ही बात करता है। हम मेन जिस पे अकाउंट्स हमारा क्लास भी अपन करने वाले, और तुमने भी वही फॉलो करना है, मॉडर्न अप्रोच। ठीक है ना। कितने कैटेगरीज है मॉडर्न अप्रोच में? 6 कैटेगरीज है। हाँ, कौन से?
इनकम ऐसे नहीं बोलने का, पहले 3 नाम कुछ और है, कैपिटल, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, ड्रॉइंग्स, एसेट्स, एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट और डिक्रीज हुआ तो, और एसेट, ड्राइंग एसेट और एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ तो और डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। ठीक है, कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू का मेन बैलेंस क्या? क्रेडिट। और एसेट का, ड्राइंग का, एक्सपेंडिचर का मेन बैलेंस क्या? डेबिट। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट सिस्टम इनकी वजह से हमारे सामने आया हुआ है। इन्होंने ही डबल एंट्री सिस्टम को बनाया हुआ है, लुका डी वार्गो पैसियोली जो भी है। डेबिट को शॉर्ट में ना हम DR बोल के लिखते हैं और क्रेडिट को शॉर्ट में हम CR बोल के लिखते हैं। ठीक है, ये कब लिखेंगे अपन? तो ये अभी 3rd चैप्टर जो अपना स्टार्ट होगा उसमें हमको डेबिट क्रेडिट लिखना है। तो जो भी अकाउंट होगा उसके आगे हम डेबिट पूरा वर्ड नहीं लिखेंगे, हम उसका ये जो DR और CR तो लिखना भी नहीं पड़ता है वैसे, अगर 3rd चैप्टर में आएंगे उसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर से। लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जो रिकॉर्डिंग होती है ना, वो 2 तरीके से होगी। वो या तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से होती है या तो फिर इंग्लिश सिस्टम के हिसाब से होती है। ठीक है, इंडियन सिस्टम के हिसाब से मतलब हम हमारे रीजनल लैंग्वेजेस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तुमने कई बार देखा होगा, अगर तुम अपने शॉप्स में देखोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स मराठी में लिख रहे हो उसको, कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, है ना। तो रीजनल लैंग्वेज जहाँ जहाँ जाओगे, मतलब अगर तुम नॉर्थ साइड जाओगे तो शायद तुमको हिंदी में मिले। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इंग्लिश में ही मेंटेन करता हो। उसको जो वो बुक होते हैं उसको क्या बोला जाता है? बही खाता। हमारे मराठी में उसको बोला जाता है वही खाता। ठीक है, एंड किर्द मतलब डेली ट्रांजैक्शन, रोज किर्द बोलते हैं अपन उसको। ठीक है, मतलब डेली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने की जो बुक होती है वो। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। हम ये डबल एंट्री सिस्टम में क्यों नहीं बेस्ड है? तो एक लॉजिक समझ लो। मान लो मैंने किसी को क्रेडिट सेल पे गुड्स बेचे, ठीक है, मैंने क्रेडिट सेल किया है गुड्स का। ठीक है, तो मैं सिर्फ मेरे बुक में, मेरे रजिस्टर में मैं सिर्फ लिखूंगा कि मैंने किसको सेल किया है, बराबर ना, है ना। उसका नाम, उसके आगे उसकी डेट मान लो, उसका नाम, उसके आगे उसकी अमाउंट, बराबर ना। हम सेल रिकॉर्ड नहीं करते। कैश सेल हुआ तो रिकॉर्ड करते क्या? नहीं करते। कैश आया है, कैश रजिस्टर में लिख दो कि आज, मतलब अभी ऐसे तो कितने ट्रांजैक्शंस 1 मिनट में हो जाते हैं, है ना। तो इंडियन सिस्टम अगर फॉलो करते तो सारे ऐसे इन डिटेल रिकॉर्डिंग नहीं करते। तो बोलने का मतलब ये कि वो डबल एंट्री सिस्टम में नहीं जाता, वो डबल एंट्री सिस्टम में नहीं जाता। इंग्लिश सिस्टम की बात करेंगे तो फिर से 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, एक सिंगल एंट्री सिस्टम और एक डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? तो वो एक अनसाइंटिफिक मेथड है। क्या है? अनसाइंटिफिक मेथड। इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम। वही है जो इंडियन सिस्टम में अपन फॉलो करते हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम मतलब मुझे जिससे पैसा लेना है मैं सिर्फ वही रिकॉर्ड करता, मुझे जिसको पैसा देना है मैं सिर्फ वही रिकॉर्ड करता। मैं मेरा कैश अकाउंट मेंटेन नहीं करता, मैं मेरा बैंक अकाउंट तो मेंटेन करने की जरूरत भी नहीं, बैंक पासबुक आ जाते हैं अपने पास, ठीक है ना। स्टेटमेंट्स अपन निकाल सकते हैं, लेकिन वो ट्रांजैक्शंस भी हमारे बुक में रिकॉर्ड होने चाहिए, वो नहीं होते। ये सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। इन डिटेल अपन पढ़ेंगे, हमारा लास्ट चैप्टर ये सिंगल एंट्री सिस्टम। हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम। तो इन डिटेल इसके रिलेटेड अपन उस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और डबल एंट्री सिस्टम, यही तो हमारा ये सब्जेक्टिव बोल लो, चैप्टर का भी नाम है ना, डबल एंट्री सिस्टम ही। ओके, तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है? इट इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, मोस्ट साइंटिफिक मेथड। तो सिंगल एंट्री सिस्टम अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, डबल एंट्री सिस्टम इट इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। यही सिस्टम अपने को बताता है कि देयर आर 2 एस्पेक्ट्स फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, और वही एस्पेक्ट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। वो एस्पेक्ट्स को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? तो पहले एस्पेक्ट्स देख लिए, उसके हिसाब से अपन वो कौन से अकाउंट में जाएगा वो देखा, बराबर ना। और हमने उस अकाउंट में हमको उसकी एंट्री पास करनी होती है। समझ रहा है? पक्का? ओके। According to double entry bookkeeping system, one account is to be debited and another account is to be credited with equal amount. With equal amount मतलब मान लो एक अकाउंट डेबिट हो रहा है 10 रुपये से, तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए 10 रुपये से, बराबर ना। ये भी सही है। हो सकता है कि एक अमाउंट डेबिट हो रहा है 5 रुपये से, दूसरा अकाउंट डेबिट हो रहा है 5 रुपये से, और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 10 रुपये से।
ये भी सही है। या एक अकाउंट डेबिट हो रहा है 10 रुपये से, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 8 रुपये से और दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 2 रुपये से, ये भी सही है। डबल एंट्री सिस्टम हमको ये बोलता है कि जितने अमाउंट से डेबिट किया है उतने ही अमाउंट का इक्वल क्रेडिट होना चाहिए। सिर्फ एक ही अकाउंट को क्रेडिट होगा ये ज़रूरी नहीं है, वो एक से ज़्यादा अकाउंट में भी क्रेडिट हो सकता या एक से ज़्यादा अकाउंट में भी डेबिट हो सकता। डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है कि तुम जो भी दो इफेक्ट्स दे रहे हो, मतलब एक इफेक्ट हो गया डेबिट का, दूसरा इफेक्ट हो गया क्रेडिट का, ये इक्वल होना चाहिए। फिर उसमें एक से ज़्यादा अकाउंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। आ रही बात समझ में? ओके, ये थोड़ा और क्लियर होगा जैसे जैसे अपन आगे पढ़ते जाएंगे ना, तो ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। जैसे नेक्स्ट चैप्टर में मैं तुमको उसमें अपने को एग्जाम्पल्स आएंगे, ट्रांजैक्शंस आएंगे जहाँ पे सिर्फ दो अकाउंट्स नहीं है इन्वॉल्व, दो से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व है, लेकिन उसका नेट इफेक्ट जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट है, जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट है। ठीक है ना? ओके, तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या है? तो सबसे पहले तो ये ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब एक इफेक्ट हो गया डेबिट, दूसरा इफेक्ट हो गया क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। किधर रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में, जिसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोला जाता है। जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद हमको उसको क्या करना होता है? लेजर अकाउंट बनाने होते हैं। उस लेजर अकाउंट में हमको उसकी पोस्टिंग करनी होती है। ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ तुमको, पोस्टिंग किसको बोलते हैं। जब एंट्री को हम लेजर अकाउंट में लिखेंगे तो उस प्रोसीजर को पोस्टिंग बोला जाता है। ठीक है, तो सारे ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग होने के बाद रिकॉर्ड किया जर्नल में, फिर उसकी पोस्टिंग किया किधर? लेजर में। लेजर में मतलब क्या होता है? हर एक अकाउंट बनाया जाता है, बराबर ना। उसमें अपन ने पोस्टिंग करते गए। उसके बाद एट द ईयर एंड तुमको क्या करना होता है? वो लेजर अकाउंट को बैलेंस करना होता है। वो लेजर अकाउंट को क्या करना होता है? बैलेंस करना होता है। ठीक है, एक बार तुमने सारे लेजर अकाउंट, अभी सर ये क्या बैलेंस करते हैं, कैसे करते हैं, ये कौन से चैप्टर में आएगा अपने को? लेजर वाले चैप्टर में आएगा। ठीक है, लेकिन प्रोसीजर क्या है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की, वो अपन देख रहे हैं। पहले तो क्या किया अपन ने? हाँ, मतलब डेबिट के मतलब दो अकाउंट्स अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने जर्नल एंट्री की उसकी, बराबर ना, रिकॉर्ड किया, फिर लेजर में पोस्टिंग किया, फिर लेजर को बैलेंस किया। एक बार सारे लेजर बैलेंस हो जाते हैं, फिर हमको बनाना होता है ट्रायल बैलेंस। हमको क्या बनाना होता है? ट्रायल बैलेंस। और एक बार ट्रायल बैलेंस बन गया, फिर हम बनाएंगे क्या? फाइनल अकाउंट्स। हम बनाएंगे क्या? फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स में हम क्या बनाएंगे? तो हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। डबल एंट्री सिस्टम का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन वगैरह तुमको नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर पढ़ना है तो हर यहाँ पे सिर्फ एक डेफिनेशन दिया है। ऐसे कितने ऑथर्स है, उन्होंने अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन दिया होगा। ठीक है, तो डिफाइन वगैरह ये हमको नहीं आता, और घुमा फिरा के वही बात बोली है जो अपन पढ़ते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अपन ये सिर्फ इसको पढ़ लेते हैं, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज़ टू फोल्ड इफेक्ट। कुछ नवा बोला? नहीं। एंड दैट it affects two accounts in opposite direction. Opposite direction मतलब डेबिट और क्रेडिट, बराबर, वो उन अकाउंट्स को अफेक्ट करता है उस तरीके से। एंड इफ अ कंप्लीट रिकॉर्ड इज टू बी मेड ऑफ ईच सच ट्रांजैक्शन, इट वुड बी नेसेसरी टू डेबिट वन अकाउंट एंड क्रेडिट अनदर अकाउंट. It is recording of two-fold effect of every transaction that has given rise to the term double entry. डेफिनेशन वाले क्वेश्चन नहीं आते। तुम्हारी मैम कितना भी बोले, कितना भी लिखा है, नहीं आते। ठीक है, ये सिलेबस का पार्ट होता ही नहीं है। क्वेश्चन पेपर हमको कितना भी किया तो भी जो पैटर्न है उसी के हिसाब से सेट करना होता है। ठीक है, फिर उसके एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग का क्या है? तो कंप्लीट रिकॉर्ड मिलता है हमको, एक्यूरेसी मिलती है, बिजनेस के रिजल्ट्स पता चलते हैं, मतलब मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, किसको कितना पैसा देना है, मेरे पास कैश का बैलेंस कितना है, बैंक में बैलेंस कितना है, मुझे किससे कितना पैसा आना है। आ रही बात समझ में? हाँ, मैंने टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया, मेरा टोटल सेल कितना हुआ। ये जो रिजल्ट्स है जो हमको एक बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं कि मेरा टोटल सेल कितना हुआ साल भर में, है या ना। तो अगर हम कंप्लीटली रिकॉर्ड करेंगे हर एक ट्रांजैक्शन को, तो ऑब्वियसली एट द ईयर एंड हम तुरंत, अगर सारे बुक्स अपन ने बराबर मेंटेन किए, तो हमको तुरंत वो आंसर मिल जाता है कि मेरा टोटल सेल कितना हुआ, मुझे किससे कितना पैसा आना है, मेरे टोटल डेटर्स कितने के, टोटल क्रेडिटर्स कितने के। ओके, और कॉमन एक्सेप्टेंस है इसका। इट इज वाइडली एक्सेप्टेड सिंस इट इज यूनिवर्सल अकाउंटिंग। इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? यूनिवर्सल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हमने बात किया था किसके बारे में? कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस। ये कैसे बनाए गए हैं?
इसका दूसरा नाम क्या बोला था मैंने, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हाँ या ना। तो ये हर जगह पे यही एक्सेप्ट किया जाता है, इसके वजह से इसको क्या बोला गया कि कॉमन एक्सेप्टेंस है इसका। तुम अगर जाओगे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास अपनी बैलेंस शीट मांगेंगे, वो गवर्नमेंट के पास जाओगे वो बैलेंस शीट मांगेंगे आपको, ट्रायल बैलेंस मांगेंगे आपका, हाँ या ना। तो वो वही सिस्टम फॉलो होता है, इसकी वजह से इसका क्या है, कॉमन एक्सेप्टेंस है। अगेन ये क्या है, एक एडवांटेज है, ये क्या है, एडवांटेज है। फिर उसमें ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बोला गया है। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब कि आपके पास कितने ये रहने वाले क्लासिफिकेशन, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल का एक रूल है, पर्सनल का एक रूल है, नॉमिनल का एक रूल है। बता सकते हो मेरे को रियल का क्या रूल है? एसेट और रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रूल्स हो गए ना उस अकाउंट्स के, ये क्या हो गए, रूल्स हो गए। तो रियल का रूल क्या हो गया, रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बराबर। पर्सनल का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड, बराबर ना, हाँ या ना। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच अपने को यही बात बताता है कि इट इज़ बेस्ड, कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन व्हाट, प्रैक्टिकबिलिटी। अकाउंटिंग कन्वेंशन मीन्स रूल्स विच बाय कॉमन एग्रीमेंट आर यूज्ड इन अकाउंटिंग। और वो क्या रूल्स है, तो वो रियल, पर्सनल और नॉमिनल के रूल्स है, ठीक है। हाउएवर देयर इज नो क्लियर इन्फॉर्मेशन ऑफ रूल्स बिटवीन कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन। ये कैसे लिख सकते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। क्लियर इन्फॉर्मेशन है, हमने पढ़ा उसी तरीके से कि कंसेप्ट क्या है और कन्वेंशन क्या है। कन्वेंशन कितने थे, 3। कौन से? डिस्क्लोजर वाला, फुल डिस्क्लोजर वाला कन्वेंशन, मटेरियलिटी वाला कन्वेंशन, और नहीं रे वो कॉन्सेप्ट हो गया। कंजर्वेटिज्म, वेरी गुड, कंजर्वेटिज्म। ये 3 कन्वेंशन है अपने अकाउंट के, कि हम सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, बराबर। हम मटेरियल ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग अकाउंट बनाएंगे, जो इमटेरियल है उसको कोई तो एक अकाउंट होगा जिसमें वो सारे उसके रिलेटेड सारे चीज़ें उसमें जाएंगी, हाँ या ना। और कंजर्वेटिज्म मतलब अगर तुमको फ्यूचर में होने वाला लॉस है तुमको पता है तो तुम उसकी तैयारी आज से ही कर दो। लेकिन तुमको पता है कि फ्यूचर में इनकम होने वाला है, तो जब तक वो इनकम होता नहीं तब तक रिकॉर्ड मत करो, रिकॉग्नाइज उसको मत करो। लॉस को तुरंत रिकॉग्नाइज करो, इनकम को होने के बाद रिकॉग्नाइज करो। आ रही बात समझ में? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, यहाँ पे इन डिटेल क्लासिफिकेशन तुम्हारे सामने चार्ट्स में है। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, मेन 2 क्लासिफिकेशन क्या है, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल को उन्होंने 3 पार्ट्स में बांटा है, एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में मतलब राम श्याम इसके नाम से अकाउंट बनाया गया है, बराबर। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब कॉर्पोरेशंस बोल लो, हाँ, इंस्टीट्यूशंस बोल लो, कंपनीज बोल लो, हाँ या ना। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब ऐसे जो आर्टिफिशियली बनाए हुए, मतलब क्रिएटेड बाय लॉ है, क्रिएटेड बाय क्या है, लॉ है, वो आर्टिफिशियल। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब हमने वो भी देखा, हाँ, मतलब वो अकाउंट हाँ रिप्रेजेंट करते हैं किसी ना किसी तो पर्सन को, वो या तो फिर आर्टिफिशियल हो सकता है या तो नेचुरल हो सकता है, ठीक है ना। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और एक्रूड इनकम मतलब इनकम रिसीवेबल। ये वो 4 ट्रांजैक्शन जो हमने लास्ट में पढ़े थे मॉडर्न अप्रोच के, याद आ रहा है क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीव्ड इन। इनकम रिसीवेबल को एक्रूड इनकम भी बोला जाता है या आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें एक और अकाउंट आता है कैपिटल अकाउंट, वो भी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। फिर रियल, ये जो इम्पर्सनल अकाउंट है, ये जो इम्पर्सनल अकाउंट है इसके 2 क्लासिफिकेशन है, रियल और नॉमिनल। रियल में जाएंगे तो उसमें फिर 2 क्लासिफिकेशन, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट मतलब वही कंप्यूटर, कैश, मशीनरी, जिसको अपन टच कर सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं, हाँ या ना। और इनटेंजिबल रियल अकाउंट मतलब गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। तो मैंने बेसिकली तुमको क्या बोला था, सारे फिक्स्ड एसेट्स एंड कैश, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट्स में एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, ठीक है ना। पढ़ चुके, रिवाइज करा रहा होता कि अपने को एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी यहाँ पे पर्सनल अकाउंट मतलब क्या था, अकाउंट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, मतलब पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है, अगर 1 सेंटेंस में आया तो अपने को ये आंसर देना है। This account, personal account represents a person and group of persons with whom business deals. These accounts are classified into following 3 categories. ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, ये उसके कैटेगरीज हो गए और, ठीक है ना। ओके, उसके बाद इम्पर्सनल अकाउंट।
इम्पर्सनल जान दो, रियल अकाउंट। दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस। बिजनेस में जो कैश बैलेंस है वो बिजनेस का है ना, बराबर ना, वो कैश उसका ओनर कौन है, बिजनेस है, बराबर ना। हाँ, तो इसीलिए कैश भी और बाकी सारे एसेट भी, इसलिए बोला गया एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस। ये रियल अकाउंट का मीनिंग है। और नॉमिनल अकाउंट मतलब द अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन आर कॉल्ड एज नॉमिनल अकाउंट्स, आर कॉल्ड एज नॉमिनल अकाउंट। ये सारे वन सेंटेंस वाले आंसर होते हैं। और आएगा तुमको व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल अकाउंट, व्हाट डू यू मीन बाय रियल अकाउंट, व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल अकाउंट, है ना, बराबर ना। तो अगर नॉमिनल का मतलब पूछा तो अपन क्या बोलेंगे, द अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, मतलब एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, ये रूल में आ गया उसके, ये उसके रूल में आ गया, बराबर ना। तो द अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन आर कॉल्ड एज नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का पूछे तो क्या बोलेंगे कि द अकाउंट विच रिप्रेजेंट्स एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस इज कॉल्ड एज रियल अकाउंट, है ना। और पर्सनल अकाउंट मतलब क्या, तो द अकाउंट विच रिप्रेजेंट्स पर्सन एंड ग्रुप ऑफ पर्सन्स विद हुम बिजनेस डील्स इज कॉल्ड एज पर्सनल अकाउंट। इस तरीके से अपने को वन सेंटेंस में आंसर देना है इसका, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। डेबिट और क्रेडिट, डेबिट को मैंने बोला शॉर्ट में अपन डीआर लिखते, क्रेडिट को मैंने बोला शॉर्ट में अपन सीआर लिखते। अभी जब अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट कैसे बनता है अपना, टी फॉर्मेट में, बराबर ना। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम बोलते क्या, डेबिट, यहाँ पे डेबिट लिखते हैं, और जो राइट हैंड साइड है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट। उसको अपन हर अकाउंट के ऊपर ये लिखा जाता है। जब भी अपन लेजर चैप्टर में जाएंगे और अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स बनाएंगे हम ऊपर लेफ्ट हैंड साइड वाले इसमें लिखेंगे डेबिट मतलब डीआर, और राइट हैंड साइड वाले इसमें लिखेंगे अपन क्रेडिट मतलब सीआर, ठीक है। तो वही बोला गया, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड एज डेबिट, राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड एज क्रेडिट, ठीक है। ये उसके रूल्स है, हमने देख लिए हैं, और उसके आगे का अपन ने सारा कंप्लीट किया हुआ है, हाँ या ना। कोई दिक्कत है क्या इस पूरे चैप्टर में, और कोई दिक्कत है क्या, क्लासिफिकेशन के रिलेटेड, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से कोई दिक्कत है नहीं। एस्पेक्ट्स फाइंड करने में, अकाउंट फाइंड करने में, उसका रूल लिखने में, लॉजिक है ना पूरा, आया ना, वो सब क्लियर है ना, पक्का। आगे बढ़े, फिर चलूँ मैं सीधा एक्सरसाइज पे। अभी ये सारी चीज़ें कर चुके हैं, ओके। तो क्लास की बुक खोलो, लिखना चालू। चैप्टर का नाम दिया होगा तुमने स्टार्टिंग में ही, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अपन आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन तुम्हारे पास तुम्हारे टेक्स्ट बुक में होगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम, व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम, इसका आंसर लिखो। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड, डबल एंट्री सिस्टम इज the most scientific method, is the most scientific method of recording all business transactions, of recording all business transactions in the books of accounts, in the books of accounts. Of recording all business transactions in the books of accounts, in the books of accounts. साथ में सब। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज एन अकाउंट। तो अकाउंट के बारे में देखो, मैंने तुमको बताया था कि एक ऐसे, मतलब हम अभी मान लो कैश अकाउंट बनाए, तो कैश की जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे हम किधर रिकॉर्ड करेंगे, कैश अकाउंट में करेंगे। और हम डेट के साथ करते हैं उसको। तुमको याद आ रहा होगा, तो मैंने 2 अकाउंट बना के बताए थे, नहीं याद आ रहा, एक्स अकाउंट, वाई अकाउंट, जानते नहीं, तुम तो नहीं थे।
तो हम डेट लिखते हैं, फिर परचेज किया है या सेल किया है, हम वो चीज़ लिखते हैं, उसके आगे उसके अमाउंट लिखते हैं, बराबर ना? नहीं याद आ रहा क्या रे तुमको? यही देखो इधर, किया है कि नहीं? ये देखो यहाँ पे किया है, मिस्टर ए अकाउंट, मिस्टर बी अकाउंट, आया ना? तो डेट लिखते हैं, उसके आगे अकाउंट लिखते हैं, उसके आगे अमाउंट लिखते हैं। बोलने का मतलब ये है कि सिमिलर ट्रांजैक्शन एक जगह पे सिस्टमैटिक वे से अगर अपन रिकॉर्ड करते हैं तो वो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। वो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो अभी लिखो सेकंड क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज एन अकाउंट? तो अकाउंट के बारे में यहाँ पे दिया गया है, एन अकाउंट इज एन अकाउंट is a summarized record of transactions, summarized record of transactions, SUMMARIZED, summarized record of transactions summarized record of transactions लिखा, relating to a particular person, relating to a particular person, comma asset, comma liability, पर्टिकुलर पर्सन, comma asset, comma मत लिखना, मतलब comma देना, एसेट, comma liability, comma expense or income, comma expense or income recorded at one place, recorded at one place. ठीक है? मीनिंग ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, तो डबल एंट्री सिस्टम का उल्टा। डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग क्या है? अनसाइंटिफिक। डबल एंट्री का साइंटिफिक है, तो सिंगल एंट्री अनसाइंटिफिक। क्या खाली अनसाइंटिफिक लिखा? अच्छा लिखा नहीं है, लिखना है, ओके। सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम इज single entry system is unscientific method of recording business transactions. That's it. उसका नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम। अभी वन सेंटेंस वाला आंसर है तो उसमें दूसरा सेंटेंस मत डालो आप। लेकिन अगर पूछा कि सिंगल एंट्री सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग, नेक्स्ट लाइन पे लगा तो लिखो इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम। इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम। ये सेंटेंस नहीं लिखा तो भी चलेगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज पर्सनल अकाउंट। तो लिखो उसमें the account which represents
a person or group of persons is known as personal account. The account that represents a person or group of persons is known as personal account. और P कैपिटल देना और A कैपिटल देना. पर्सनल अकाउंट का P कैपिटल A कैपिटल. ठीक है. स्टेट द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वो तो तुम रूल लिख सकते हैं अभी. क्या बोलिए. लेकिन डायरेक्ट ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखना फॉलोइंग इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट. फॉलोइंग इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट. फॉलोइंग इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट. और डैश देना उसके आगे, डैश. नेक्स्ट लाइन पे लिखना डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ठीक है. नेक्स्ट, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स. गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है. फ्रेट एक्सपेंस है. ट्रांसपोर्टेशन. गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स. उसमें गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स. Are examples of intangible assets. सेंटेंस बनाने का है भाई तुमको. गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स. ठीक है. नेक्स्ट है स्टेट द मीनिंग ऑफ रियल अकाउंट. लिखो the account which represents assets and properties काही लिख रहे ना म्हणतो कटपर्यंत आहे. काहीच नाही लिखे. ओन्ड बाय द बिजनेस, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस. तू बता ना रे उन्हें कुछ, वो लिख रहे नहीं है. ओन्ड बाय द बिजनेस इज नोन एज रियल अकाउंट. is known as real account. Is known as what? Real account. Give 2 examples of income and gains. Commission received, लिखो कमीशन रिसीव्ड. अभी इनकम के 2 और गेन के 2 ऐसे देने के क्या? नहीं, एक ही दो. कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, और क्या रह सकता है? रेंट रिसीव्ड, और क्या रह सकता है? सेल्स. ये भी हमारा इनकम है. हाँ. डिस्काउंट रिसीव्ड. तो टेक्स्ट बुक में तो 3 एग्जांपल्स अपने को दिए हुए हैं. इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, सेल्स. उसके अलावा भी अपने को कमीशन भी मिल सकता है, अपने को रेंट भी मिल सकता है,
अपने को डिस्काउंट तो आ गया, चलो यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, लेकिन लिखोगे कैसे? फॉलोइंग इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। फॉलोइंग इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। फॉलोइंग इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। डैश करके नेक्स्ट लाइन पे लिखना, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। लिखा? ओके। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर देयर। कितने मेथड्स है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड? कौन से? नहीं, इंडियन सिस्टम एंड इंग्लिश सिस्टम। सिंगल एंट्री और डबल एंट्री ये इंग्लिश सिस्टम के दो कैटेगरीज हो गए, आया ना? तो देर आर 2 मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। There are 2 methods of recording accounting information, comma, Indian system and English system. Indian system and English system. ठीक है, इसका आंसर कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। There are 3 methods of recording accounting information. इंडियन सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट 1 सेंटेंस हो गया। अभी टेक्स्ट बुक के आगे ही लिख दो, तेरे इसमें तो लिखा हुआ रहेगा। टेक्स्ट बुक लाएंगे सब? शिवम कब लेके आने वाले टेक्स्ट बुक को? कल? क्या तेरा कल कभी आता ही नहीं है? बैग जेड गाड़ी पे आता है ना? तो क्या जेड? गाड़ी से लेके क्लासरूम तक आने तक जेड। चलो, 1 वर्ड या टर्म या फ्रेज अपने को देना है। पहला, मेथड ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, डबल एंट्री सिस्टम। 39, पेज नंबर 39 पे है ये, डबल एंट्री सिस्टम। राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, क्या थे ऐसा करते? नहीं, पूरा वर्ड लिख। हाँ, अच्छा। नेक्स्ट, नेम ऑफ द अकाउंट विच इज डेबिटेड व्हेन प्रोप्राइटर यूजेस बिजनेस मनी फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग्स। अभी ध्यान में आया, हम ड्राइंग्स का कैटेगरी सेपरेट क्यों रखा? डेबिट करते हैं अपन ड्राइंग्स अकाउंट को, है ना? ड्राइंग्स बढ़ा तो क्या होगा? डेबिट होगा, है ना? अकाउंट्स ऑफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, रियल अकाउंट। नेक्स्ट है रियल अकाउंट। ये लिखने रे बाबा, तो तू बुक में ली। अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स, नॉमिनल अकाउंट। 5th का आंसर है नॉमिनल अकाउंट। 5th का आंसर है नॉमिनल अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, डेबिट। डेबिट। The next है the assets which cannot be seen, touched or felt, intangible assets. Intangible assets. Person who invented the double entry system, Luca di Barbo Pacioli। LUCA, Luca, फिर D
बारगो पैसे पहले डी लिखो, डॉट देके बारगो, BARGO, ऐसा लुका डी बारगो। ये है ना स्पेलिंग, सही है सही है ना? मतलब आगे सरनेम का स्पेलिंग देख रहा था मैं, यही इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। और नेक्स्ट साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस, डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे इज ऑब्जर्व्ड एज 10th November. Conventional system of accounting is Indian system. none of these. क्यों बोलो, क्यों बोलो? कन्वेंशन ट्रेडिशनल अप्रोच को बोला जाता है कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। नन ऑफ दीज, लेकिन उसका रीज़न क्या है? देखो यहाँ पे हमको है ना पता होना चाहिए कि क्यों नहीं है, तो ब्रैकेट में उधर किधर तो लिख दो कि कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं। तो नन ऑफ दीज। Every debit has corresponding credit. B. अरे क्रेडिट लिखो आपने, B क्या है? हाँ, एग्जाम में अगर ऑप्शंस आगे पीछे हो गए तो तूने तो लिखा है B। Radha's account is a type of dash account, personal account. Machinery account is a dash account, real account. Very good. Goodwill is dash asset, intangible, intangible. Goodwill intangible. Prepaid expenses dash account, prepaid expenses personal account। अरे उधर एसेट लायबिलिटी की कैटेगरी दी है या रियल पर्सनल नॉमिनल की कैटेगरी दी है? पर्सनल है वो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। Debit the receiver, credit the B. Debit what comes in, credit what Goes out. C. Debit all expenses and losses, and credit all income and gains. हाँ? True or false की बात करेंगे। Outstanding expenses nominal account. False है बाबा, कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। False. कैपिटल अकाउंट इज रियल अकाउंट। False, वो भी पर्सनल अकाउंट है, वो भी पर्सनल। एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। ट्रू। डिस्काउंट रिसीव्ड इज नॉमिनल अकाउंट। ट्रू। ड्रॉइंग्स अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। पक्का क्या? पक्का क्या? बोलो बोलो। कौन सा है? ड्रॉइंग्स, फिफ्थ वाला। हाँ, ड्रॉइंग्स अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, ट्रू क्यों नहीं? ड्राइंग कार्ड है ना पैसा। ड्रॉइंग्स अकाउंट ये नाम सुनने के बाद दिमाग में क्या आता? नॉमिनल अकाउंट। ड्रॉइंग्स मतलब क्या? पर्सनल यूसेज। हाँ, पर्सनल यूसेज। पर्सनल यूज के लिए। किसके? खुद के। ओनर के। आया ना, बराबर ना? मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा? पर्सनल अकाउंट। ट्रू ही है। False in आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट। फॉल्स। वो क्या है? पर्सनल। लोन अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। लोन अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। ट्रू।
लोन अकाउंट किसी ना किसी तो लोन लिया हुआ है. लोन अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? जिससे हमने लोन लिया है या जिसको हमने लोन दिया, बराबर ना. तो वो एक पर्सनल अकाउंट ही है. गुडविल अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, ट्रू. डिस्काउंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ट्रू है रे. ऐसा मत कर. पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ प्रोप्राइटर आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस. मोटर कार अकाउंट इज अ रियल अकाउंट. The rule of nominal account is debit the receiver, credit the giver. True. नहीं false. Debit all income and expenses, credit all income. Debit all expenses and losses, credit all income and gain, ये उसका रूल है. हाँ. और debit the receiver, credit the giver, ये Real. पर्सनल का रूल है. हो गया गिर तेरा. बैंक लोन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. False. क्यों? Personal. वेरी गुड, पर्सनल अकाउंट है. एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. ट्रू है. मैथमेटिकल इक्वेशन है, कैसे भी लिखो. अपन लिखते हो कैसे लिखते हैं? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट. लेकिन अगर मैं बोला एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, फर्क कोई पड़ता क्या? तो नहीं. सही है, इक्वेशन सही है. ट्रेडमार्क अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट. False. Real account. Real account. इंटेंजिबल एसेट है. रियल अकाउंट. Feature. क्यों बोला पर्सनल? क्यों पर्सनल? क्यों? क्योंकि ऊपर से false नहीं. अरे 20 मार्क कैरी करते रहे ये ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे. हाँ, अभी ये फिल इन द ब्लैंक्स है विदाउट ऑप्शन वाले. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस, पहले वाले का है क्रेडिटेड. सिर्फ क्रेडिट मत लिखना, सेंटेंस को ठीक से पढ़ो. क्रेडिटेड. एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस liability plus capital. Increase in capital is credited and decrease in capital is debited. Scientific and complete system of recording is known as double entry system. और कहा क्या बनाएंगे और वो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट इज डैश अकाउंट, रियल अकाउंट. Seventh, cash book and personal accounts are only maintained under single entry system. एट वाला पढ़ो जल्दी. डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट. ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट इज डैश टाइप ऑफ Personal type of नॉमिनल. खर्चा है ना भाई. एक्सपेंस क्यों? बिजनेस की ट्रैवलिंग नहीं हो सकती क्या? बिजनेस के लिए ट्रैवलिंग नहीं हो सकती क्या? वो अलग हो गया, वो अलग हो गया. लेकिन बिजनेस के ट्रैवलिंग, बिजनेस के लिए भी ट्रैवलिंग का खर्चा हो सकता है. मान लो कि मेरा मीटिंग जो है वो बिजनेस का मीटिंग मेरा पुणे में है या मुंबई में है, तो अपन ट्रैवल करेंगे ना उसके लिए. तो वो जो भी ट्रैवलिंग का खर्चा आएगा वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के नाम से आएगा. है ना. एवरी ट्रांजैक्शन हैज डैश. डुअल इफेक्ट बोल सकते हो, डबल इफेक्ट बोल सकते हो, टू इफेक्ट्स बोल सकते हो. तीनों का मतलब एक ही. डैश अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स. बाकी लोगों को पढ़ने दो, वो खाली लिखे जा रहा है जो तुम बोल रहे हो. लैपटॉप अकाउंट इज अ डैश. एसेट. ओके चलो क्लासिफिकेशन करेंगे अपन. किस में करना है? पर्सनल, रियल और नॉमिनल. मिस्टर रोहित कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट. लूज टूल्स अकाउंट, लूज टूल्स अकाउंट रियल अकाउंट. ये एसेट होता है. कोई भी कंपनी होगी, मान लो प्रोडक्शन का काम है जिसका, ठीक है, बड़े बड़े मशीनरीज होते हैं, ठीक है,
तो उनको स्टॉक में ना उसके कुछ ना कुछ तो टूल्स जो लूज में जैसे नट्स हो गए, बोल्ट्स हो गए, आया ना, ये उनको स्टॉक में रखने पड़ते हैं। तो ये उस बिजनेस के लिए उसका एसेट हो गया, ठीक है। तो इसके वजह से वो क्या हो गया, फिर रियल अकाउंट हो गया। वो कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया। ड्राइंग्स पर्सनल, कार्टेज रियल क्यों रे बाबा रियल बोल, क्यों लिखे तूने कहाँ से लिखे हैं? टेक्स्ट बुक कार्टेज मतलब मंथली पेन रिव्यू हाँ पेनरी नहीं पण प्रिंटर रे, कोणतं चालेल एक्सपेन्सिव एक्सपेन्सिव नॉमिनल अकाउंट आहे। अरे लारे पण मिस्टेक्स आहे बाबा, म्हणजे तू चेक कर, पण लारे पण मिस्टेक्स आहे। प्रीपेड रेंट पर्सनल पर्सनल वेरी गुड। कॉपीराइट रियल, कॉपीराइट अकाउंट ये रियल अकाउंट है। पेटेंट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम पर्सनल मैंने बोला था तुमको एक्सपेंस और इनकम के पीछे कुछ वर्ड्स आ सकते हैं, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल या रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसा कुछ लगा तो वो क्या है, पर्सनल। प्रीपेड हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस पर्सनल, कमीशन रिसीव्ड नॉमिनल, फ्रेट नॉमिनल, प्लांट एंड मशीनरी रियल, रियल प्लांट एंड मशीनरी रियल, सन्ड्री इनकम नॉमिनल, लाइफ स्टॉक रियल। ये बोला है मैंने, कोई अभी मान लो किसका, हाँ किसका डेयरी का बिजनेस है, ठीक है, दूध बेचने का बिजनेस है, तो अपने पास वो गाय भैंसे रखेगा, है ना, तो उसके लिए वो लाइफ स्टॉक हो गया, वो एसेट होता है उसके लिए। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, नॉमिनल क्यों? लॉस है एक टाइप से, लॉस भी है, और दूसरा हम क्यों करते थे, एक्सपायर हो गया नहीं रे, एक्सपायर हुई चीज तो फ्री सैंपल बोल के बांटेंगे आगे लोगों को। कस्टमर इंक्रीज होने के लिए हाँ मतलब क्यों, मतलब क्या है, एडवर्टाइजमेंट है वो, क्या है एडवर्टाइजमेंट है, एक्सपेंडिचर। राधिका's अकाउंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग खाली वेजेस होता तो नॉमिनल, आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो वो पर्सनल आ जाएगा। तेरा ध्यान किधर रहता है, मैं क्लास में ये सब एब्सेंट था, बाहर जा रहा था तो आँख लाल हो गई करेक्ट कर उसको, पर्सनल लिख वहाँ पे। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस है नॉमिनल। अब ये फर्नीचर बेच के लॉस है या और कुछ भी बेच के लॉस है, लॉस है, लॉस आ गया, हमने को सिर्फ लॉस पे ध्यान रखना है, बाकी आगे क्यों बंद किया। अच्छा वो मिस ने लिखा के दिया है, नहीं अच्छा तो तुमने जो लिखा है उसको करेक्ट करो, अगर गलत, तूने इसका छापा था ना, इसमें बराबर है, कुछ भी बोल रहे हैं। अरे तेरी नोटबुक में तो गलत है। सारी टेक्स्ट बुक होती अरे जब नॉमिनल लिखा है तो उन्हें पर्सनल रियल बोले, मैं क्या करूँ? मतलब छापने में भी गलती कर रहा है तू। गलती नहीं सर, चेक करो सर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर्सनल लोन रियल पर्सनल, कंप्यूटर रियल लीगल एक्सपेंसेस नॉमिनल नॉमिनल, फिक्स डिपॉजिट रियल पक्का क्या, पर्सनल 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 पक्का क्या, हाँ पक्का क्या, हाँ पक्का। नहीं रियल रियल एसेट है अपना। इनकम रिसीवेबल, ऑडिट फीस, ट्रेडमार्क, लॉस बाय फायर नॉमिनल, लॉस आ गया वर्ड। मोटर कार, इनकम टैक्स, नॉमिनल इनकम टैक्स अकाउंट, नॉमिनल पर्सनल, इनकम टैक्स पर्सनल क्यों, इनकम टैक्स पर्सनल क्यों और जीएसटी नॉमिनल क्यों, इनकम टैक्स पर्सनल क्यों और जीएसटी नॉमिनल क्यों, दोनों टैक्स है, फिर एक पर्सनल है और एक नॉमिनल है। अपने जो इनकम पे लगे है और एक गवर्नमेंट अच्छा तेरे जो इनकम, मतलब इनकम टैक्स ये पर्सनल है क्योंकि अपने इनकम पे लग रहा है, कौन लगा रहा, गवर्नमेंट लगा रही ना, किसको जा रहा है, गवर्नमेंट को जा रहा है। सुनो
एक कंसेप्ट याद है, वो डायग्राम याद करो। ओनर है बिजनेस का, वो बिजनेस में पैसा, ये बिजनेस इधर ओनर है, ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता, वो बिजनेस वो इन्वेस्ट किए हुए पैसे से गुड्स खरीदता है, एसेट्स खरीदता है, कुछ खर्चे करता है, उससे प्रॉफिट मिलता है। वो प्रॉफिट किसको ट्रांसफर होता है? ओनर को। प्रॉफिट किसका है? ओनर का। हम ओनर को ट्रांसफर कर देते हैं, हाँ या ना? बराबर ना? इनकम टैक्स हम बिजनेस में कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं ना उसके ऊपर लगता है। तो अगर प्रॉफिट जो कमा रहे वो ओनर का है तो उसके ऊपर टैक्स लगने वाला, जो टैक्स लगने वाला है वो भी ओनर का ही है। वो बिजनेस का एक्सपेंडिचर हुआ क्या? नहीं, इसकी वजह से वो पर्सनल। लेकिन गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये पर्टिकुलरली हमारे बिजनेस के चीज़ों, हम जिस पे बिजनेस कर रहे हैं, जो हमारे गुड्स है, बराबर ना, उस पे लगता है। इसके वजह से वो बिजनेस एक्सपेंडिचर हुआ और इसके वजह से वो नॉमिनल अकाउंट। आई बात समझ में? पक्का? तो इनकम टैक्स ये पर्सनल अकाउंट है और गुड्स एंड मतलब जीएसटी है नॉमिनल अकाउंट है। अगर मैं बोलूं कि LIC का प्रीमियम पे किया, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम LIC का, लाइफ इंश्योरेंस, ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है या नहीं? ये पर्सनल एक्सपेंडिचर। अगर मैं बोलूँ कि मैंने मेरे हेल्थ इंश्योरेंस, ओनर ने अपने और अपने फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस निकाला, ये हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस एक्सपेंडिचर है या नहीं है? नहीं है। लेकिन मेरे यहाँ पे जितना स्टाफ काम करता उनका मैंने हेल्थ इंश्योरेंस निकाला, ये मेरा बिजनेस एक्सपेंडिचर है। बिजनेस का इंश्योरेंस निकाला, ये मेरा बिजनेस एक्सपेंडिचर है, हाँ या ना? ओके। सिद्धिविनायक ट्रस्ट अकाउंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। ऑफिस इक्विपमेंट्स में क्या क्या आ सकता है? प्रिंटर्स वगैरह। नहीं, उनको थोड़ा फर्नीचर का कैटेगरी में रहने दो। इक्विपमेंट्स में हमारे प्रिंटर्स आ सकते हैं, है या ना? हाँ हाँ, पर्दे और सब लेंगे, फर्शी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, मेरे पास स्टेशनरी है, उसका स्टॉक है। रियल अकाउंट नहीं है वो नॉमिनल अकाउंट है। स्टेशनरी मेरा एक्सपेंस है, विद इन द 1 ईयर की बात है, वो 1 साल के ऊपर स्टेशनरी का स्टॉक भी डिंगे नहीं हुआ, तो वो हमारा एक्सपेंस है। हाँ, मेरे पास अगर कुछ स्टॉक में रहेगा ना तो वो मैं उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखूंगा, लेकिन उसका नेचर क्या है? वो नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। इंडियन रेलवेज अकाउंट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इनकम है मेरा। डिस्काउंट नॉमिनल, राज एंड कंपनी, रिपेयर्स रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब नहीं पता? टार्जन पिक्चर देखी है क्या? कार वाली देखिए ना, अच्छे से देखिए क्या? अजय देवगन मरने से पहले वो उधर वो सब वो विलन लोग बैठे हुए रहते, वहाँ पे जाता है, कार का डिजाइन उसने कमाया रहता है, वहाँ पे शक्ति कपूर बोलता है कि ये डिजाइन अपन जर्मन कंपनी को बेचेंगे और उससे क्या कमाएंगे? रॉयल्टी। वो वर्ड यूज करता है स्पेसिफिकली, अभी वापस देखना, जब लगेगी ना तो वो सीन क्लियर। कुछ कुछ पिक्चर है जो बहुत फ्रीक्वेंटली लगते हैं, जैसे वो सूर्यवंशम हो गया, मैक्स पे लगता है। वो नायक भी बहुत बार लगता है। आजकल तो साउथ वाले पिक्चर जितने लगते हैं, सूर्यवंशम भी यही है, साउथ का ही है। चलो थोड़ा अभी दिमाग लगाओ। कंप्लीट द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन टेबल। टेक्स्ट बुक ओपन करो। तेरे इसमें लिखा हुआ है क्या? नहीं ना? टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर 42 पे आ जाओ। टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर 42 पे आ जाओ।
स्किप किया ना, बोला था ना स्किप करेंगे। हाँ skip किया है। कोई नहीं, मैम को समझा ही नहीं। कधी skip करें? कल मिसनी डायरेक्ट बोले एक्सरसाइज नहीं डायरेक्ट सकाळ वो इंडियन सिस्टम में नहीं हमको। किसको है? अपने को भी नहीं। उन्होंने पढ़ा भी नहीं वो सीधा काटा। अच्छा वो थोड़ा थेरोटिकल पोर्शन। Skip किया। वो बोले इंग्लिश सिस्टम आपने। बस उतना बात करके लिख के लाओ। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मुझे बताओ अभी 50,000 रुपए से बिजनेस अगर स्टार्ट किया है एसेट में और कैपिटल में, तो कैपिटल में लिखा हुआ है, तुमको एसेट में लिखना है 50,000, लाइबिलिटी में लिखना है 0। ठीक है। परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 एसेट में इंक्रीज भी है और डिक्रीज भी। और डिक्रीज भी, क्योंकि गुड्स मेरा स्टॉक इंक्रीज हुआ और कैश का बैलेंस कम हुआ। तो एसेट में +10,000 -10,000 ऐसा नीचे एक के नीचे एक लिखना। गुड्स स्टोलन ₹1,000 एसेट में भी कम होगा और कैपिटल में कम होगा। और कैपिटल में भी कम होगा। एसेट में कम इसलिए होगा क्योंकि मेरे गुड्स लॉस हुआ। कम हुए हैं, गुड्स कम हुए हैं, और कैपिटल में से माइनस इसलिए होगा क्योंकि लॉस हुआ है, वो मेरा प्रॉफिट डिक्रीज करता है, और प्रॉफिट किधर लैंड होता? कैपिटल में, इसलिए हम उसको कैपिटल में से भी माइनस करते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000। एसेट में इंक्रीज भी होगा 5,000 और डिक्रीज भी होगा 5,000। कैश का बैलेंस बढ़ा लेकिन स्टॉक का बैलेंस कम हुआ। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया, ध्यान दो, और लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी। मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक मेरे को पैसा दे रहा, मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ रहा, बराबर ना, और सिमिलरली मेरी लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। हाँ, तो लाइबिलिटी हो गई ना मेरे लिए, तो लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, तो 7,000 एसेट में भी आएगा और लाइबिलिटी में भी। वो सेकंड वाला है ना, उसमें दोनों है ना, ऐड भी करना है माइनस भी करना है। पहले माइनस करना है, ऐड करना है। कैसे भी कर, कैसे भी कर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फिर लास्ट, गिव नेसेसरी ट्रांजैक्शन फॉर द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एसेट, कैपिटल एंड लाइबिलिटी। आपको ट्रांजैक्शंस देने, इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन एसेट, मेरे को ट्रांजैक्शन बोलो। मैंने गुड्स परचेज किए, मेरा ट्रांजैक्शन है। सोल्ड गुड्स, ये भी मेरा ट्रांजैक्शन है, आया ना, बराबर ना, तो दोनों में से कोई भी लिख लो। सोल्ड गुड्स फॉर ₹5,000 लिख दो, क्या तो फर्क पड़ रहा? सेकंड में क्या दिया है? इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन एसेट। कब होता है ये? जब मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। अमाउंट तो अपने ऊपर लिखो, कोई भी लिखो, 1 लाख लिख दो। 10 रुपए से बिजनेस चालू किया। कॉमन है सर, कुछ भी बोलते। काल एक मूवी देखली मी, तो छोटं ₹5 चालू करेल बिझनेस। जुनो मूवी आहे सर। आणि एक साऊथ मूवी जरा ₹5 सातरा मूवी के डिक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन एसेट। लोन पेड, लोन पेड ₹5,000। लोन पेड रुपीज, जो लिखना है लिखो, रुपीज तो डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन कैपिटल। लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, इसका एग्जांपल एक ड्राइंग्स भी हो सकता, लेकिन हमने को वो नहीं लिखना। गुड्स लॉस्ट बाय फायर वही रुपीज। तुम देखो कितने की नुकसान हुआ तुम्हारा, तुम्हारे ऊपर 100 रुपए का। ये तो नहीं है ना, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तो बोलो
कोई भी चैप्टर में जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगे ये तुम्हारे होमवर्क होते हैं, ये तुम्हारे होमवर्क होते हैं, लेकिन सारे एक साथ एक ही दिन में नहीं करने के, सारे एक साथ एक दिन में नहीं करने के। अभी कितने कोई टोटल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कितने हैं यहाँ पे? 5 है। ओके, तो पहला ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से है, दूसरा भी नहीं, दूसरा मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अकाउंटिंग इक्वेशन टोटल 5 क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में अपने को, उसमें से 3 अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर है और यही स्किप किया जाता है यही स्किप किया जाता है। चैप्टर इज ओवर। आज का तुम्हारा होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर 1, मतलब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। टैबुलर मतलब ट्रेडिशनल में कितने कॉलम्स बनेंगे? सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, 2 aspects, accounts involved, classification, rule, debit credit, 7। हाँ वही ना, इफेक्ट मतलब डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, 7 कॉलम हो गए। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स इन्वॉल्व, कैटेगरी, इम्पैक्ट, इफेक्ट, ऐसी की है अपन ने, आया ना। कल ये होमवर्क चेक होगा, मैं आज एप्लीकेशन पे डाल रहा हूँ सब, मतलब बचा कितना? क्या 5? दो कर। अरे फर्स्ट और सेकंड बोला ना मैंने, ध्यान दो। लेकिन जिसकी होमवर्क कंप्लीट नहीं है, मेरे को सारे होमवर्क्स चाहिए, ठीक है, और आज ही करना है और एप्लीकेशन पे अपलोड करना है। मैं नोटिफिकेशन उसके रिलेटेड डाल दूंगा, सबके आने चाहिए। तू एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगी रे? ओके, टाटा बाय बाय। कल अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।